बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो वो हमें ये बताने भी आती है कि हम मजबूत हैं, हम उस समस्या से लड़ सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। बस साथ चाहिए किसी का और चाहिए कुछ जानकारियाँ, और यही काम करता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसल की बुआई के पहले जुताई कर खरपतवारों को निकाले। लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करें। बैगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्ण शक्ति। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई किसी भी फसल की बुआई के पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 बार देशी हल से ज़रूरत के अनुसार जुताई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। बारिश से गर्मा सीजन की लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में हानिकारक कीटों के प्रकोप में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। खेतों में नमी होने से कीट का प्रभाव दिखने लगता है। लत्तीदार सब्जियों में लाल भृंग, फल मक्खी या लाल मकड़ी का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए पौधों में फल लगना शुरू होने पर नीम से बना कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर मौसम साफ रहने पर छिड़काव करें। किसान भाई मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए धान फसल के लिए वैसे प्रभेदों का चयन करें जो कम या मध्यम अवधि में तैयार होता है। टाण के लिए अंजलि और वंदना लगाएं। यह 90 से 95 दिनों में तैयार होता है। वहीं नवीन, ललाट, अभिषेक 120 से 125 दिनों में तैयार होता है। पानी कभी जल्दी गिरता है, कभी देर से गिरता है जाके। ऐसी परिस्थितियों में सबसे जो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम कम समय में कम अवधि की फसलों का चुनाव करें। जैसे अगर हम टाण के लिए हैं तो अंजलि है, वंदना है, वो हमारी 90 से 95 दिन में हो जाती है। या ललाट है, स्वर्णा है, नवीन है, अभिषेक है, MTU 10 है, वो हमारी 120 से 125 दिन के धान की फसल वो हो जाती है। और लंबी अवधि में है MTU 27-29 है, राजश्री है। ये प्रजातियाँ हमको मतलब 145 से 150 दिन में मतलब तैयार होती हैं। लेकिन अगर वर्षा की अनिश्चितता हम देख रहे हैं तो हमको कम अवधि की या मध्यम अवधि की ही किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बैगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण शक्ति, विजय, स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 300 क्विंटल, नेत्रजन 200 किलोग्राम, स्फूर 150 किलोग्राम, पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई डिबलिंग विधि में बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए 5 गंधपास यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, आपने देखा कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव। रुकते ही एक विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन टमाटर की खेती करना चाहते होंगे। कैसे करें टमाटर की खेती ताकि अच्छी फसल ली जा सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम बात करेंगे बरसाती टमाटर की खेती और उसकी देखभाल की। इस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बरसाती टमाटर की खेती वो कैसे करेंगे और देखभाल कैसे करेंगे, इस पर जो ज़रूरी बात है वो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दें। किसान भाई, ऐसा है कि यहाँ पर पूरे झारखंड में सालों भर टमाटर की खेती होते रहती है, लेकिन बरसात में उसका अधिक मूल्य या अच्छा मूल्य उनको प्राप्त होता है, इसलिए इसकी खेती भी बहुतायत मात्रा में होती है। क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो टमाटर के लिए काफ़ी अनुकूल है और जिसके वजह से यहाँ पर मतलब सालों भर इसकी खेती लगभग होते ही रहती है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपका जो है, जब हम इसको देखते हैं
कि बीज का चुनाव, क्योंकि झारखंड में क्या होता है कि यहाँ पर एक उकठा बीमारी आती है, विल्टिंग, और उसके वजह से पौधा जो है फल फूल देने के समय सूख के मर जाता है। तो सबसे पहला बात है कि उनको रोग रोधी जो है बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट में प्रजाति को चयन करना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका नर्सरी जब हम लोग इसको बीज को गिराते हैं, बिचड़ा को गिराते हैं, तो ज़मीन जो है वो फ्लैट यहाँ पर लोग नर्सरी बना देते हैं, जबकि रीज बेड नर्सरी बनता है, यानी ज़मीन जो है उससे 6 इंच ऊपर हम लोग नर्सरी बेड बनाते हैं। और नर्सरी बेड में जो है वो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि एक मान लीजिए कि जब हम तैयार करते हैं तो उस समय बरसात से पहले ही उसको हम लोग सॉइल सोलराइजेशन कर देते हैं। सॉइल सोलराइजेशन कहने का मतलब है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया है तो 400 ग्राम करंज या नीम की खली डालें और 10 किलो कंपोस्ट डालें। तो वो क्षेत्र में जो है अगर हम बढ़िया ढंग से उसको गीला करके अगर सफ़ेद पॉलीथीन से उसको ढक देते हैं तो वो मिट्टी हमारा उपचारित हो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो एक जैसे क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग जो हम लोग देखते हैं, आर्द्र गलन जो होता है, यानी पूरा का पूरा जो है वो बिचड़ा जो है वो गल जाता है। तो इसके लिए जो है हमको बचाने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम इतना महंगा बीज खरीदते हैं और उसके बाद ठीक ढंग से गिराएंगे तो इसीलिए उसको लाइन से हम लोग क्या करते हैं कि लाइन 1-1, 2-2 बीज को हम लोग गिराते हैं। और जब भी मान लीजिए कि कोई आदमी जो है, अगर किसान बंधु अगर चाहते हैं कि अगेती फसल लगाएं तो अगेती लगाएंगे, कोई लेट लगाना चाहते हैं तो लेट लगाएं, लेकिन वो जब उनको ज़रूरत है बिचड़ा गिराने के लिए तभी वो पॉलीथीन को हटाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको बेड को सूखा मिलेगा और सूखा बीज में जब बेड रहेगा तो वो बीज हम आसानी से गिरा के उसके देखरेख करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बारिश भी होती है, तो देखरेख की जहाँ तक बात है तो वैसे जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो ऊपर में अगर आप शेड बना सकते हैं तो शेड बना दीजिए कि अधिक बारिश है तो उससे बचा सकते हैं। क्योंकि नर्सरी बहुत बड़ा क्षेत्रफल में नहीं होता है, छोटे क्षेत्र में होता है, तो इसीलिए किसान बंधु को जो है चाहिए कि शेड बना ले। अगर शेड नहीं बना पाए किसी कारणवश तो अगर ये ध्यान देना है कि किसी भी परिस्थिति में पानी न जमे। अगर पानी जम गया तो वो तुरंत का तुरंत जो है वो बिचड़ा खराब हो जाएगा, उसका अच्छी जल निकास होनी चाहिए, एक ये ध्यान देना है। अगर किसान भाई को किसी भी वजह से वहाँ पर बिचड़ा गलन का अगर समस्या हो रहा है तो वो 2-3 दवा बाज़ार में बहुत कॉमन है। एक ब्लू कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में है, 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के और उसको मान लीजिए ड्रेंच कर देते हैं, थोड़ा भिजा देते हैं, तो वो जो है गलन बीमारी रुक सकता है। अभी नई दवा जो है फोसेटाइल एलिन करके आता है, एलिट, वो उसका अगर व्यवहार करें तो वो भी 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के उसको ड्रेंच कर देने से वो जो बिचड़ा गलता है उसको हम बचा सकते हैं। ये तो आया आपको नर्सरी प्रबंधन की बात, लेकिन नर्सरी प्रबंधन की बात से सबसे ज़्यादा जो है समस्या क्या है कि टमाटर चूँकि रबी मौसम का फसल है, हमको खरीफ में लेना है। तो जब खरीफ में हम लोग इसको खेती करते हैं तो किसान बंधु क्या करते हैं कि जहाँ पर भी मान लीजिए इसकी खेती की गई तो ऊपरी ज़मीन होना चाहिए, उसका जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में जल का जमाव ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि जब भी पौधा, चूँकि इसमें क्या होता है कि बारिश के समय जो है वो हम लोग बुश टाइप का या लत्तर वाला जो टमाटर लगाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि जो है स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर किसान भाई स्टेकिंग नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे, तो क्या होगा कि वो टमाटर जो है आपका अच्छा से फल उसमें जो है वो आएगा लेकिन सड़ जाएगा, बारिश की वजह से सड़ जाएगा। तो इसीलिए उसको सहारा देने की अति आवश्यकता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि उसमें रोग बीमारी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मतलब लगता है। हम देखते हैं कि कीट भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, रोग भी लगेंगे, क्योंकि ये बेमौसमी जो है खेती है। तो बेमौसमी जब खेती की बात हम लोग कर रहे हैं या जो हम लोग खरीफ के फसल की खेती कर रहे हैं तो इसमें कीड़े हम लोग देखते हैं कि इसमें फल छेदक कीड़े जो है वो आपका 2 तरह के कीट आते हैं। इसमें एक हेलिकोबार्पा जो है वो कीट आता है, एक स्पोडोप्टेरा आता है, और ये दोनों जो है काफ़ी क्षति पहुंचाता है। तो इससे जो है किसान बंधु को हमको बचाना है, क्योंकि उस समय इसका अनुकूल वातावरण रहता है तो करीब करीब जो है टमाटर सभी छेद हो जाते हैं। रस चूसने वाले कीट भी काफ़ी है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें जसीड है, ओ महू है,
ये कीट जो है इतना ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो आपका रस चूस करके और उसको जो वायरस एक बीमारी है उसको भी बीमारग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तमाम तरह का जो समस्या हम देख रहे हैं वो आपका बरसात में ज़्यादा है, लेकिन किसान भाई इतना चुनौती के बाद भी इसकी खेती छोड़ते नहीं है। वो सारे किसान लगभग टमाटर की खेती तो ज़रूर करते हैं। तो किसान बंधु को ये चाहिए कि जब भी मान लीजिए कि हम इस तरह की बेमौसमी अगर खेती करते हैं या बरसाती टमाटर की खेती करते हैं तो उस समय वो विशेष ध्यान दें कि हमको जो है जैविक विधि से अगर आपके पास कोई दवा है, चाहे मान लीजिए कि घर में निर्मित दवा है, आपका रस चूसने वाला कीट है, उससे भी आप अगर गोमूत्र और गोबर से जो है आप जो हम लोग देखते हैं नीम का पत्ता है, करंज का पत्ता है या वैसे 10 पत्ते जिसको जानवर में नहीं खाते हैं उसका व्यवहार कर सकते हैं, या सिंपली नीम का तेल है उसका 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें तो उससे आप अपना फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि और 1-2 चीज़ है जो फली छेदक कीट आता है, उसके लिए बाज़ार में जो है वो आपका बिवेरिया बेसियाना आता है जो है फंगस है, उसका 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें तो उससे भी बचा सकते हैं। तो ये आपका 2-3 चीज़ है कि आप फली छेदक कीट से भी अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं, रस चूसक से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं, और बरसात का समय है आपको रेगुलर अगर मॉनिटरिंग करें तो जैसे मान लीजिए कि अनवांटेड नीचे का जो शाखा है बीमारग्रस्त शाखा है तो उसको काट करके हटाना है, अगर फल बीमारग्रस्त है तो उसको हटाना है। कभी कभी क्या होता है कि फल भी अंदर से जो है बाहर से उगलने लगता है तो उसके लिए कभी ये बैक्टीरियल या जीवाणु के वजह से ये समस्या देखने को मिलता है। तो अगर जीवाणु के वजह से है तो हमको वहाँ पर जो है बाज़ार में क्रोसिन एजी करके जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और एग्रोमाइसिन का जो दवा आती है उसका जो है हम लोग 1 ग्राम 6 लीटर पानी में घोल बना के उसका भी स्प्रे करते हैं जिससे वो गलन प्रभावित जो है ना हो। और हम यही कहेंगे किसान बंधु से कि जो बरसाती टमाटर है ना उसको हमेशा जो है उनके खेत में उनको रेगुलर जाते रहना चाहिए। अगर उनके पास जैसे मान लीजिए कि पत्ती में धब्बा रोग आ गया तो वैसे पत्ती को काट के निकाल दे, वैसे शाखा को निकाल दे, वैसे फल को निकाल दे, तो इससे क्या होगा कि रोग का फैलाव नहीं होगा और वो किसान बंधु जो है कम मान लीजिए कि अपना परिश्रम से अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी किसान बंधु कर सकते हैं। किस तरह से वो बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करें और देखभाल जो है वो किस तरह से करें, जैसे कि आप कीटाणुओं से बचा सकते हैं अपने फलों को, पौधों को आप नियमित देखभाल से बचा सकते हैं और एक अच्छा टमाटर उत्पादन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए हम अपने जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। ये मौसम सोयाबीन की खेती का भी है। हो सकता है बहुत सारे किसान भाई बहनों ने सोयाबीन की बुआई कर चुकी होगी। अगर नहीं की है तो कैसे करें इसकी वैज्ञानिक खेती ताकि अच्छी फसल ले सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, बरसात का मौसम आ रहा है और सब्जियां भी लगानी आपने शुरू कर दी होंगी। तो आज के अंक में हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती, किस तरह से उसकी वैज्ञानिक खेती आप कर सकते हैं और देखभाल करके अधिक से अधिक आप जो है उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी। जैसा कि अभी समय है, बरसात आ गया और किसान भाई जो है सोयाबीन की खेती भी करना चाहेंगे, तो सर्वप्रथम तो ये बताएं कि अगर वो खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की भूमि पर करें और क्या शुरुआती दौर में तैयारी करें। अगर झारखंड राज्य में हम सोयाबीन की खेती की बात करते हैं किसान भाइयों, तो स्कोप अगर देखा जाए यानी संभावना देखी जाए और यहाँ पे व्यावसायिक स्तर पे से खेती की जा सकती है नहीं इसका बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोयाबीन एक दलहनी फसल है जो न सिर्फ अच्छा प्रोटीन का स्रोत होती है, लगभग इसमें 38% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो दलहनी फसल होने के कारण ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करके भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाती है जी। अगर यहाँ की बात की जाए झारखंड राज्य की, तो जैसा कि देखा जाता है कि खेती में विशेष तौर पे पानी की कमी से अक्सर हमारे किसान भाई जूझते रहते हैं और ऊपरी ज़मीन में अगर खेती की बात की जाए तो पानी की समस्या वहाँ और विकट हो जाती है और बहुत सारी जो खेती की संभावनाएँ हैं वो सीमित हो जाती हैं। ऊपरी ज़मीन के लिए सोयाबीन एक बहुत ही अच्छी फसल है जिसको कम पानी के साथ, या अगर हम कहें कि वर्षा आधारित खेती के अंतर्गत इसका हम चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं भूमि की तैयारी की, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें वर्षा जैसे ही शुरू होती है आपकी उसी समय बुआई का समय होता है, तो उससे पहले हम 3-4 जुताई करके खेत को पाटा लगा के समतल कर लेते हैं और
उसमें फिर जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ जो झारखंड राज्य में सबसे बड़ी समस्या है वो मृदा की ये अम्लीयता जुताई है। की जुताई का जो समय है, क्या वो उसको जून के प्रथम पक्ष में रखा जाए? जी बिल्कुल, इसमें सोयाबीन की अगर हम वर्षा आधारित खेती करते हैं तो पहले जो जून का आखिरी सप्ताह है और जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है, ये सबसे सही समय होता है। ध्यान ये देना होता है कि जब पहली वर्षा हो जाए और भूमि में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो, तब इसकी हमें बुआई करनी होती है। तो इसके पूर्व हमें खेत की तैयारी उसी अनुसार समय को देखते हुए हमें पूर्ण कर लेनी होती है। और अगर हम यहाँ देखें तो मृदा की अम्लीयता जो है थोड़ी सी समस्या होती है इसकी ज़्यादा, तो इसके लिए हम 1 किलोग्राम से 1.25 किलोग्राम तक प्रति डिसमिल क्षेत्रफल के हिसाब से हमें चूने का प्रयोग इसमें कर लेना चाहिए, जिससे अम्लीयता को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। जी, यानी कि इसको बुआई के पूर्व जो है ये सारा कार्य कर लेना जी बिल्कुल। जी, इसके बाद एक चीज़ और आती है सिंह साहब की, यहाँ पे जैसे सोयाबीन है एक सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है और दलहन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। तो क्या किसान को अपनी मांग या आवश्यकता या जो चलन में है उसके अनुसार जो प्रभेद है उसका चुनाव करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह के प्रभेद जो है झारखंड के लिए बेहतर है? जी बिल्कुल, अगर हम प्रभेदों की बात करते हैं तो जैसा आपने बताया कि दलहन की भी एक कुछ प्रभेद हैं, और अगर सब्जी की खेती की बात करते हैं तो सब्जी के रूप में स्वर्ण वसुंधरा, जो कि हमारा ICR का जो संस्थान रांची में स्थित है उसके द्वारा विकसित की गई है। उसी के साथ साथ अगर हम दलहनी प्रजातियों की बात करते हैं तो बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2 और बिरसा सोयाबीन 3, इन 3 प्रजातियों का विकास हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट जो ऑयल कंटेंट है, चूँकि जैसा दलहन वाला जो सोयाबीन है उससे तेल भी निकाला जा रहा है और बाज़ार में इसकी बहुत अच्छी मांग भी है। तो इसमें 18 से 20% तक तेल कंटेंट आपको उपलब्ध होता है। और अगर उपज की बात की जाए तो इसकी खेती से हमें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की, यानी 2.5 एकड़ में 20 से 25 कुंटल तक की हमें उपज भी प्राप्त होती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसकी जो परिपक्वता अवधि है 105 से लेकर 125 दिन की, यानी लगभग 4 महीने में ये फसल हमारी तैयार हो जाती है। जी, जैसे प्रभेदों की आपने बात करी, और अगर बात करें कि लगाने का समय और लगाने का तरीका, यह भी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उपयुक्त समय क्या है और कब तक इस कार्य को कर लें। किसान भाइयों, जैसा हमने प्रारंभ में ही बताया था कि चूँकि वर्षा आधारित खेती के अंतर्गत इसकी हम खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए मृदा में जब नमी अच्छी बनी रहे, पहली बरसात हो चुकी हो, लेकिन उसके साथ साथ जैसी आपकी भूमि है उसके हिसाब से देख लें कि ये अंकुरण के लिए के समय मृदा में नमी की कमी ना होने पाए। इसके लिए चूँकि बहुत सारी फफूंदीजन्य बीमारियां भी इसमें इस फसल में लगती हैं, तो उसके लिए बीजोपचार यानी ट्राइकोडर्मा से अवश्य कर लें, जिसके लिए 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से पर्याप्त होता है। इसके साथ ही साथ ये दलहनी फसल होने के नाते मृदा में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण भी करती है, तो इसके लिए राइजोबियम का उपचार अवश्य करें, जिससे इसके अंदर जो गांठें बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे प्रकार से हो सके। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई की जो दूरी होती है वो 30 से 45 सेंटीमीटर प्रजाति के अनुसार कतार से कतार, और 2 बीजों के बीच की दूरी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं। किसान भाइयों, अगर हम खरीफ में इसकी खेती कर रहे हैं तो चूँकि ये वर्षा आधारित है तो इसका यद्यपि इसका प्रयोग तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु अगर वर्षा काल चल रहा है तो उसमें आपको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू मतलब टपक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर रांची ज़िले की बात की जाए तो चूँकि यहाँ पे जो वर्षा काल का वितरण होता है वो अच्छा पाया जाता है और पर्याप्त वर्षा यहाँ पे हो जाती है, तो सामान्य रूप से आप वर्षा के साथ भी अगर इसकी खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जो पूरे फसल के दौरान में उर्वरक का जो प्रबंधन, चूँकि सिंचाई तो वर्षा आधारित खेती है तो होनी चाहिए, जल निकासी का खाली प्रबंध हो, अगर उर्वरक का प्रबंधन की बात करें तो वो किस रूप में करें पूरे फसल के दौरान? जी किसान भाइयों, सबसे पहले तो इसके लिए आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कि जो खेत की तैयारी के समय आप अंतिम जुताई कर रहे हैं उस समय आपको मिलाना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है, कई बार किसान भाई जो है थोड़ा सा कच्चा गोबर का इस्तेमाल कर लेते हैं भूलवश। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि ऐसी खाद का इस्तेमाल करें जिससे बिल्कुल भी कोई गंध ना आती हो, इसके साथ ही साथ वो पूरी तरह से सड़ चुकी हो। वैसे ही सामान्य तौर पे देखा जाता है कि दीमक की समस्या हमारे यहाँ मृदाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर आप कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे दीमक की समस्या न सिर्फ और बढ़ती है, बल्कि जो भी उर्वरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अपघटन में भी इस्तेमाल होने लगता है और हमारी फसल को प्राप्त ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसके साथ ही अगर हम उर्वरकों की बात करते हैं तो चूँकि एक दलहनी फसल होती है तो उसमें नाइट्रोजन की उर्वरक की मात्रा कम लगती है, तो इसमें आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस
और 40 किलोग्राम सल्फर और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त मात्रा है। ये पूरे फसल के लिए? जी बिल्कुल है। अगर मानक की बात करें, एक आइडियल स्थिति की बात करें, तो प्रति हेक्टेयर अगर किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं तो बीज का अनुपात और उत्पादन दोनों में कितना आता है? किसान भाइयों, अगर हम दलहनी सोयाबीन की बात करते हैं तो लगभग 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बीज की आवश्यकता होती है। वहीं अगर इसकी उपज की बात करते हैं तो अगर जैसे हमने अनुशंसा की है सारी तकनीकियों के बारे में, उस अगर से आप खेती करते हैं, ज़मीन की उर्वरता भी अच्छी है, उसकी आपने मृदा जांच कराई हुई है मिट्टी के नमूने की, और उस हिसाब से अगर आप खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो 20 से 25 कुंटल औसत उपज आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऊपरी ज़मीन से भी वो बेहतर उत्पादन बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया कि सोयाबीन की खेती आप किस रूप से कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो अनुशंसित प्रक्रिया है उसके तहत अगर करते हैं तो आपका उपज भी बेहतर होगा और आपको लाभ होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ और जानकारियाँ चाहिए होंगी तो आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी के साथ पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।